Hi, हेलो गुड अस्मिता, हाउ आर यू? good. How are you? गुड गुड। अस्मिता, बस मुझे थोड़ा सा बताओगे आपका विलेज का नेम क्या था? Parasya Jaddu. Parsia. पर्सिया जत्तू, दैट्स इन इट्स इन गोरखपुर, है ना? It's in district Devariya. अ, ठीक है, चलिए। तो अब आई एम होपिंग कि आज कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी आपको, आपका काम कम हो गया होगा पूरा। ठीक है, ताकि आप अपना Yeah, रिलैक्स वे में fine. अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी दे सकें। ओके, चलिए। तो शैल वी स्टार्ट? Yes, yes, of course. हाँ जी, चलिए। So hello everyone and guys, welcome to EduTap and welcome to your another important session regarding your success stories, जहाँ पे हम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने मेहनत के साथ एग्जाम्स को क्लियर किया है उनके साथ हम डिस्कशन करते हैं। और उनसे काफ़ी बच्चे हैं जो आप जैसे काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं जो उनसे इंस्पायर भी होते हैं, और काफ़ी नई नई चीज़ें हमें वहाँ से सीखने को मिलती हैं। अगर मैं आज की कैंडिडेट की बात करूँ तो आज हमारे साथ हैं अस्मिता सिंह, जो कि बहुत ही एक काइंड ऑफ रोल मॉडल बनेंगी। और लड़कियों के लिए जनरली, जिनके लिए बहुत हार्डशिप्स फेस होती हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस होते हैं, क्योंकि कई बार लड़कियों को आगे आने नहीं दिया जाता। तो ये एक वैसे ही गांव से, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में गांव है परसिया जद्दू, जो कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। और वहां से कैसे ये निकली हैं, और आप एक चीज और देखेंगे आज के सेशन में कि इन्होंने बहुत ज्यादा एग्जाम्स को क्रैक किया है। मल्टीपल एग्जाम्स को क्रैक करते 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 फाइनली इन्होंने अपने ईओ एग्जाम को क्रैक किया है विद ऑल इंडिया रैंक 196। सो वेलकम अस्मिता टू द चैनल। Thank you so much, sir. तो सबसे पहले अस्मिता, जैसे मैंने बात की कि आप बहुत लड़कियों के लिए रोल मॉडल हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बताइए कि आप जहां से आती हैं वहां पे आपको किस तरह का एक माहौल मिला था, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, या इन टर्म्स ऑफ कैसा माहौल था? क्या वहां पे आपको एक बहुत अच्छा माहौल मिला था कि बहुत ज्यादा आपको प्रेरित किया गया कि नहीं आप पढ़ाई कीजिए, या फिर बहुत ज्यादा हर्डल्स आई थी उनको पार करके आप नई राह को चुना? सर, सिंस मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पे बीइंग अ गर्ल चाइल्ड बहुत ही ऑस्पिशियस तो नहीं माना जाता है। एंड मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मेरे ग्रैंडफादर फार्मर थे और मेरे फादर जो हैं वो शुगर मिल में, प्राइवेट शुगर मिल में जॉब करते थे। तो इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरी बर्थ हुई थी तो उस टाइम पे मेरे फादर के पास जॉब नहीं थी। तो इनिशियल जो मेरी जो भी एजुकेशन हुई वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में ही हुआ। उसके बाद से जब मेरे फादर बाद में उन्होंने जॉब ज्वाइन किया तो हम लोगों ने शिफ्ट किया उतरौला। बस्ती गोंडा के पास एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है उतरौला। तो वहाँ पे एक शुगर मिल है तो वहाँ पे शिफ्ट किया। तो वहाँ पे मेरी इनिशियल यूकेजी से लेके सेकेंड क्लास तक की एजुकेशन हुई। बट ड्यू टू सम रीजंस फिर मेरे जो डैड थे उनकी जॉब जो थी वो चली गई। तो वी अगेन शिफ्टेड टू द विलेज। सो जो सेकेंड क्लास से सिक्स क्लास का टाइम रहा वो फिर से गवर्नमेंट स्कूल का ही रहा मेरा, विलेज के गवर्नमेंट स्कूल का। इन सेवेंथ क्लास आई गॉट एडमिशन सहारनपुर में। डैड की मेरी जॉब फिर सहारनपुर में, गागलहेरी एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उनका जॉब हुआ। और हम सहारनपुर शिफ्ट हुए। उसके बाद से कंटिन्यूस मेरी एजुकेशन रही, सिक्स से लेके ट्वेल्थ क्लास तक इन सहारनपुर। और फिर ग्रेजुएशन फ्रॉम लखनऊ। और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जॉब के साथ ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से किया। तो आपके इस पूरे सिचुएशन में, जैसे आपने बोला कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें की, बट मैं जानना चाहता हूँ अस्मिता, क्योंकि काफ़ी लड़कियां ऐसी होती हैं जो गांव में रहती हैं। उनको, जैसे आपको, तो आप बहुत लकी हैं कि आपको पढ़ने का बहुत मौका मिला, बट बहुत ज़्यादा बार होता है कि वुमेन और गर्ल्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही हैं, या फिर अगर मैं बोलूँ पढ़ाई करने की भी, काफ़ी लड़कियों के लिए तो पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो क्या आपके आसपास कोई ऐसा टास्क था, या आपने ऐसे आसपास ऐसी चीज़ें देखी, कोई ऐसा इंसिडेंस हो जहाँ पे आपने देखो कि आप अपने आप को बहुत लकी फील करते हो कि फिर भी आपके फादर या मदर ने आपके लिए लड़ा हो कि नहीं, कोई कुछ भी कह दे, मुझे तो अपनी बेटी को पढ़ाना है, और फाइनली आपने, कह सकते हैं कि उनको जवाब भी दिया कि अगर आप पढ़ाते हो लड़कियों को तो दे कैन अचीव सच अ लॉरेंस द कैरियर। तो विलेज में ऐसा माहौल रहता है कि अगर गर्ल चाइल्ड बॉर्न हुई है तो उसको इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाए, क्योंकि आगे जाके उसको कहीं ना कहीं एक लाइबिलिटी ही क्रिएट होना है फैमिली पे। तो वो हमारे विलेज में भी इनिशियल फेजेस में था। बट मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे इस चीज में। उन लोगों ने हमेशा से ही ये चीज लोगों को बोला कि अगर एजुकेशन
मेल हो या फीमेल हो, किसी को अगर प्रोवाइड किया जाए और अगर वो अपनी लाइफ में कुछ कर लेता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो लाइबिलिटी ही बनेगा फैमिली के ऊपर, वो एसेट भी बन सकता है। और वो सिर्फ परसेप्शन है कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं। तो मेरे फादर ने उस चीज को परस्यू किया और हम लोग को आगे एजुकेशन भी प्रोवाइड की। और बाद में जब चीजें पॉजिटिव रही, जब मेरी भी जॉब लगी और लेटर ऑन मेरी सिस्टर ने भी जॉब ज्वाइन किया, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक आंसर था फॉर दोज पीपल जो ये समझते थे कि हमेशा एक लाइबिलिटी ही रहेंगी लड़कियां। आई थिंक बहुत ही अच्छी बात की कि अगर आप अपनी पढ़ाई पे और अपने जो आपको प्रोवाइड किया गया है स्टडी, अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो आई थिंक बहुत चीज़ें हैं जो आप अचीव कर सकते हैं, और आपका प्राइम फोकस वहीं पे होना चाहिए। तो अब अस्मिता स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने बोला, आपने अपना विलेज के बारे में बताया, जब अब आप ग्रेजुएशन हुई तब आपको बहुत ही अच्छा अवसर मिला, आपने फर्स्ट टाइम में एक एग्जाम दिया और आपने क्रैक किया विद ऑल इंडिया रैंक 4। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ही इंस्पायरिंग फिगर होने वाली है आप ध्यान से सुनिए इनके बारे में। तो मैं जानना चाहता हूँ, अब वो वाला चीज़ है जब आपका जॉब कैरियर स्टार्ट हुआ, ऑल इंडिया रैंक 4 से लेके डिफरेंट डिफरेंट जॉब एग्जाम्स आपने दिए और सभी एग्जाम आप क्लियर करते रहे। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को उसके बारे में बताएं। तो मेरी एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन की हुई इजाबेला थॉबन कॉलेज लखनऊ से। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2017 में ख़त्म किया। उस टाइम 2017 में अपीयरिंग स्टूडेंट की तरह मैंने एसएससी सीजीएल का 2017 का एग्जाम दिया था। पर अनफॉर्चुनेटली मेंस वगैरह क्लियर करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा शायद 1 मार्क्स और 0.5 से रह गया था। पर उसके साथ साथ मैंने एमपी गवर्नमेंट का व्यापम का एक एग्जाम आता है इन्वेस्टिगेटर का, पोस्ट था उसमें। वो एग्जाम मैंने दिया था जिसमें मेरी ऑल ओवर इंडिया काफ़ी अच्छी रैंक भी रही। और 2017 में ही उसका रिजल्ट आ गया था जो कि मेरा क्लियर हो गया था। और 2018 अक्टूबर में मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया और सर्व किया 2021 तक, ऑलमोस्ट 3 ईयर तक मैंने वहाँ पे सर्व किया। लेटर मैंने 2018 का सीजीएल भी कंटिन्यू जॉब के साथ ही दिया था। तो 2018 सीजीएल में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट ड्यू टू सम ग्लिचेस विथ एसएससी उसका पोस्टिंग बहुत लेट आया। सो 2021 नवंबर में मैंने एज अ जूनियर अकाउंटेंट नागपुर में ज्वाइन किया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। और फिर उसके साथ मैंने सीजीएल 2023 दिया, जिसको मैंने अभी ज्वाइन किया है इन गुवाहाटी 2024 मार्च में। तो आई थिंक आप देखिए कितनी ही अच्छी जर्नी रही है इनकी। कि पर मैं जानना चाहता हूँ, एक बहुत ही एक ना अगर हम बीइंग एन एस्पिरेंट बात करें, जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं तब हमें होता है कि हमारी एक सरकारी नौकरी लग जाए तो हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। और आप जैसे आपने बात की कि आप जहाँ से आई हैं, जैसे आपने बोला कि मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, और तो एक आपने स्टेटमेंट तो पहले पेपर में बता दी कि मैंने गवर्नमेंट जॉब ले ली है। मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर ऐसी कौन सी मोटिवेशन थी या कौन सी ऐसी आग चल रही थी जिसमें आपको लगा कि नहीं, मतलब अभी तो मेरे को रुकना ही नहीं है, कि आपने एक एग्जाम, बिकॉज बहुत बच्चे ऐसे होते हैं एक जॉब मिली तो वो रुक जाते हैं कि नहीं, ठीक है जॉब मिल गई है, ठीक है। तो आपको क्या चीज ऐसे इंस्पायर कर रही थी अंदर से जो आपने बोला कॉन्टिन्यूसली आप एग्जाम दे रहे थे? सर मेरे फादर का ड्रीम था बचपन से, जब उन्होंने हम लोग को शुरुआत से ही पढ़ाया था तो ही वांटेड कि मैं यूपीएससी के लिए एक बार जाऊं। पर बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली इतना नहीं पॉसिबल होता है कि 2-3 बच्चे हों और आप सारे बच्चों को 2-3 साल तक ग्रेजुएशन के बाद भी घर बिठा के तैयारी कराएं या फिर दिल्ली भेजें या कोई ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें कि वो स्टेबल होके तैयारी कर सकें। तो सेम सिचुएशन मेरे भी साथ क्रिएट हुई क्योंकि मैं घर की अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। तो एल्डेस्ट चाइल्ड होने के नाते ग्रेजुएशन जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई, या फिर यूँ कहिए कि ग्रेजुएशन का जब फाइनल ईयर था तभी से थोड़ा थोड़ा प्रेशर मुझे खुद महसूस होने लगा था कि मुझे अब कुछ कर लेना चाहिए। बिकॉज मेरे भाई बहन भी हैं और उनको भी एजुकेशन की नेसेसिटी है, तो फिर मैं उनकी अपॉर्चुनिटी को नहीं कट कट डाउन कर सकती। सो इस वजह से मैंने उस टाइम वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस दिए थे जिनको मैंने क्रैक किया और ज्वाइन भी किया। पर कहीं ना कहीं यूपीएससी अटेम्प्ट करने का मेरे अंदर भी एक चाहत थी, एक डिजायर था। सो उसके वजह से कंटिन्यूअसली जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने क्रिएट होती गई जो मुझे लगा कि मैं शायद क्रैक कर सकती हूँ, तो मैं उसके लिए मेहनत करती रही और वो सारे एग्जाम्स दिए मैंने। बट अस्मिता, जैसे आपने बोला कि आपका यूपीएससी आपके फादर का ड्रीम था, आपने 2018 में ही जॉब ज्वाइन कर ली थी, और वो भी एक
अच्छी गवर्नमेंट जॉब इन अ सेटल्ड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूपीएससी को क्यों नहीं टच किया? बिकॉज आपने फिर भी सीजीएल को ही टारगेट रखा हुआ था प्राइम। तो मतलब आपका कोई ऐसा प्लान, ऐसा स्ट्रांग माइंड में सेट था कि नहीं मुझे यार इस लेवल तक की पोस्ट सिक्योर करनी है फिर मैं यूपीएससी में भागूंगी, या फिर आपको था कि नहीं क्योंकि उस एग्जाम से आप बहुत ज्यादा यूज टू थे, उस पैटर्न से बहुत ज्यादा यूज टू थे, आपने उस सीक्वेंस में उस एग्जाम को दिया कि चलो ये तो देती हूँ, साथ साथ में यूपीएससी कर लेती हूँ? नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने 2017 में सीजीएल दिया था, उसके बाद ही मैंने सोचा था कि मैं शायद सीजीएल नहीं दूंगी। पर 2018 वाला सीजीएल तुरंत उसके बाद हो गया था, तो प्री मैंने दे दिया था और वो निकल गया था, तो कंटिन्यूटी में उसको मैंने प्रोसीड किया। पर जब तक 2018 सीजीएल का रिजल्ट आया तब तक 3 साल लगा दिया एसएससी ने उसमें। तो वो थोड़ा सा बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर हो गया। उस बीच में मैंने कोई भी एसएससी का एग्जाम नहीं दिया। 19, 20, 21, 22 भी नहीं, 22 दिया था मैंने, 19, 20, 21 नहीं दिया मैंने। बिकॉज एसएससी से फिर मैं हट चुकी थी। मुझे लगा था कि मुझे जो चाहिए था ठीक है, मिल गया ना, मैं यूपीएससी के लिए प्रोसीड करती हूँ। पर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम फैमिली में कुछ दिक्कतें हो गई मेरे। मेरे फादर का कोविड के टाइम पे, ही वॉज डायबिटिक, तो उनको कोविड के टाइम पे कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो गई और फिर हॉस्पिटलाइज हुए। वो 1 डेढ़ साल तक उनका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट चलता रहा। बाद में वो सर्वाइव भी नहीं कर पाए, उनका डिमाइस हो गया 2021 में। उसके बाद से पूरी फैमिली इमोशनल टर्मोइल में थी। मैं भी उस टाइम बहुत ही डाउन फेज में थी। तो यूपीएससी उस टाइम माइंड में भी नहीं आ रहा था और मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही थी। तो वो एक टाइम रहा जब मैंने अपने आप को कूल डाउन किया और फैमिली पे ध्यान दिया। तो फिर जब उस चीज से मैं निकल के आई, तो फिर मेरे सामने ऑप्शन था कि मैं यूपीएससी के लिए जाऊं या एसएससी के लिए जाऊं। तो फैमिली का ये रहा कि सिंस मैं एसएससी 2 बार अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, तो एक बार मैं उसको और दे के देख लूं, और जो भी पोस्ट मैं डिजायर करती हूँ एटलीस्ट उसको ले लूं, देन मैं यूपीएससी के लिए जाऊं। तो इस वजह से फिर मैंने 2023 का एसएससी फिर से ट्राई किया। बट अस्मिता, जैसे आपने बात की अपने फादर के बारे में कि अ, उनका डिमाइज हुआ, और आई थिंक वो वन ऑफ द लोएस्ट फेज होता है। अगर मैं किसी की भी बात करूं वो बहुत ही लोएस्ट फेज होता है। और जब हम मेरी और आपकी बात हो रही तो आपने बताया भी था कि वो एक बहुत ही शॉकिंग पार्ट था, क्योंकि आपके कुछ टाइम पहले अपने फादर से बात भी हुई थी और तब आप एक एग्जाम में बैठी थी। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा मुझे बताइए कि उस फेज को आपने किस तरह हैंडल किया। बिकॉज आपने बोला कि आप कहीं ना कहीं जो उनका ड्रीम था, जो आज आपके फादर, शायद मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका उन सिविल सर्विसेज बहुत लोगों का ड्रीम होता है, बट फिर भी आपने उनका ड्रीम एक सॉर्ट ऑफ यूपीएससी में आपने एंट्रेंस तो ले ली है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यूपीएससी में तो आप आ ही चुकी हो एक पोजीशन में। तो कैसा था, आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? बिकॉज आप घर की बड़ी भी हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर आई होंगी और आपको बहुत मल्टीपल रोल्स प्ले करने होंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो कैसा मोटिवेट किया अपने आप को, और कैसा था वो फेस जहां से आपने अपने को डील किया? सर, जब लास्ट टाइम मेरी उनसे कन्वर्सेशन हुई थी और उससे पहले भी जब कन्वर्सेशन हुई थी, तो हमेशा से उनका यही था कि वंस आई विल लीव, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे आएगी और यू हैव टू डू दी थिंग्स। मैंने उनको प्रॉमिस भी किया था कि मैं उस चीज को अपने पूरे कैपेबिलिटी से निभाने की कोशिश करूंगी। तो कहीं ना कहीं वो प्रोमिसेस और उनसे की हुई बातें मेरे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने प्रोमिसेस किया है एंड एवरीथिंग इज ऑन मी। अगर मैं अब पीछे हटी या फिर मैं खुद डिप्रेशन में गई, एंजाइटी में गई, या फिर कोई भी चीजें ऐसी मेरे साथ हुई, तो देर आर सो मेनी पीपल बिहाइंड मी, उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मेरे पास चांसेस नहीं थे, या फिर यूं कहिए कि ऑप्शंस भी नहीं थे मेरे पास कि मैं उस टाइम बैठ के रोती या फिर शिकायतें करती। तो फिर कहीं ना कहीं जो मैंने प्रोमिस किए थे और जो मैंने अपने फादर और मदर का स्ट्रगल देखा था, वही मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर था। मुझे पता था कि लाइफ में चीजें होती हैं और हमें उस चीजों से निकल के आना होता है। और आप एफर्ट कर सकते हैं, हर चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती और आपको उस चीजों को एक्सेप्ट करना पड़े। और जब आपने उस चीज से अपने आप को उभारा, और जब 2023 की अगर मैं बात करूं तो 2023 में द नोटिफिकेशन ऑफ ईओईओ केम, ठीक है, और आपने बोला मैंने 23 में सीजीएल भी दिया था। तो क्या आपने जब ये एग्जाम आपके सामने आया, बिकॉज आपने ऑब्वियसली इस एग्जाम को देखा होगा और उस टाइम आप जॉब में भी थी, तो मेरा पहला पॉइंट आपसे, पहला क्वेश्चन यही होगा कि बिकॉज आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर से बहुत यूज टू हो चुकी थी, आप रेगुलरली उन एग्जाम्स को दे भी रही थी, तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज एक माइंडसेट होता है कि यूपीएससी जो है ना,
वो यूपीएससी वाले जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं काफी टाइम से बच्चे, उन्हीं के लिए बना हुआ है। वही लोग उनको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले को थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि पता नहीं शायद हमारा चांस नहीं है, बट आप उनके लिए भी एक रोल मॉडल हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, जब आपने इस एग्जाम को देखा तो क्या सिमिलैरिटीज आपको लगी कि इन दोनों एग्जाम्स में है, जिसके कारण आपने अपना माइंड बनाया कि मुझे ये एग्जाम देना है? और कौन से ऐसे टॉपिक्स या कौन से ऐसे पॉइंट्स आपको लगे कि ये कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ, मैं बोल सकता हूँ, नॉट डिफिकल्ट, बट ये थोड़े से डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले बच्चे यहाँ पे आके थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि शायद हमारा ना हो? तो एक तो सबसे पहले यूपीएससी जो नेम है उसी की वजह से घबराहट होती है, क्योंकि जो एसएससी दे रहा होता है वो इतना नहीं सोचता है। एसएससी या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन दे रहा होता है तो उसका पहला माइंडसेट यही होता है कि उसमें पहले जितना बेहतर अचीव कर सकते हैं वो अचीव करें। बाकी रही सिलेबस की, तो मेन पॉइंट तो ये था कि ये वनडे एमसीक्यू बेस्ड पेपर था इसका, जो कि कहीं ना कहीं एसएससी से थोड़ा थोड़ा सिमिलर था, बिकॉज एसएससी भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर ही लेता है। और जो जीएस के सब्जेक्ट्स थे इसमें, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे एसएससी भी जब जीएस का पेपर कंडक्ट करता है तो उसमें कहीं ना कहीं रहता है। लेवल डिफरेंट हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट तो सेम थे। बट कमिंग टू लेबल लॉ, अकाउंटिंग, ये सारी चीजें, इसका एसएससी वालों का कोई दूर दूर तक नाता नहीं होता है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक अकाउंटिंग, लेबल लॉ और ये सारे जो, तो इससे कहीं ना कहीं एसएससी वाले स्टूडेंट को घबराहट होती है, क्योंकि उनको लगता है एक तो यूपीएससी का एग्जामिनेशन, पहले ही सिलेबस वो कुछ ना कुछ टफ करेगा सेकेंडली ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो वो कहीं ना कहीं पीछे पैर खींचने पे मजबूर करता है एसएससी वालों को इन सारे फॉर्म्स फिल करने से। मैं आपको एक बात बताऊं, ये यूपीएससी वालों के लिए भी उतना ही घबराहट वाला पॉइंट है, क्योंकि ना तो अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग वो लोग भी नहीं पढ़ते हैं। तो वो उस पॉइंट में तो आई थिंक आप एसएससी वाले और यूपीएससी वाले आई थिंक बिल्कुल सिमिलर। और आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, क्योंकि ये वन डे एग्जामिनेशन और यूपीएससी नेम अपने आप में बहुत बड़ा एक फियर बन जाता है कि पता नहीं यार यूपीएससी का पेपर देना है। ठीक है। तो जब आपने अब इस एग्जाम को फाइनलाइज किया कि ठीक है मैं ये एग्जाम दूंगी, और आप जॉब में भी थे, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन था, क्योंकि आपको जॉब भी बैलेंस करनी थी, आपको अपनी फैमिली को भी बैलेंस करना था, और उसके साथ साथ अब आप काफी टाइम के बाद एक एग्जाम लेवल को भी बैलेंस कर रहे हो, जिसमें आपको एक आई थिंक स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी होगी। तो आपने तीन चार चीजों को कैसे बैलेंस किया? तो सिंस मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में थी तो सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता था। और जो जॉब की टाइमिंग है अबाउट 9 o'clock से शाम के 6 o'clock तक अप्रॉक्स मानिए। तो मैं सुबह 3 घंटे के लगभग स्टडी करती थी, और शाम को जितना ज्यादा एक्सीड कर सकूं 3-4 घंटे जितना भी, तो दो टाइम में पढ़ती थी। बाकी प्लान ऑफ एक्शन ये कह सकते हैं कि मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे दो एग्जाम्स देने हैं। मैंने पहले उसमें ये डिसाइड किया कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं तो जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन जो मेंस एग्जाम्स था एसएससी सीजीएल का और ईपीएफओ का, इन दोनों में शायद 1 या 1.5 महीने का डिफरेंस था। सो मैंने डिसाइड किया कि जो सब्जेक्ट्स कॉमन हैं उसको मैं पहले कर लेती हूँ, बिकॉज वो तो दोनों में आने हैं। और वंस जो पहला एग्जाम ओवर हो जाएगा उसके बाद से जो कॉमन सब्जेक्ट्स नहीं है उस पर मैं फोकस करूंगी। तो इस तरीके से प्रिपरेशन किया था मैंने, कॉमन सब्जेक्ट्स को पहले किया था ताकि दोनों में काम आए, और जो कॉमन नहीं थे उनको जस्ट उस एग्जाम के पहले कुछ दिन पहले किया था। अस्मिता, जैसे एक ना मैं आपसे पक्का पूछना चाहूंगा, बिकॉज अगर मैं कॉमनैलिटी सब्जेक्ट्स की बात भी करूँ, और अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि यूपीएससी एक हुआ बन जाता है, तो क्या आपको लग रहा है कि कॉमनैलिटी सब्जेक्ट्स में भी यूपीएससी का प्रेशर ही ऐसा है कि स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, या फिर जो यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका है? क्योंकि जनरली अगर मैं बात करूँ तो यूपीएससी से सबसे पहले स्टूडेंट्स के माइंड में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आता है। ठीक है। और फिर अगर हम बोलते हैं कि यूपीएससी ईओ करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं सीएससी से थोड़ा सा लेवल इसका डाउन है। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि क्या इसका पैटर्न सिमिलर टू एसएससी है, कि जिस लेवल की प्रेपरेशन आप एसएससी पे करते हो वही लेवल की प्रेपरेशन स्टूडेंट्स को यहाँ पे देखने को मिलती है, कि या फिर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है दोनों एग्जाम्स में, कॉमन टॉपिक्स में भी? नहीं सर, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। एसएससी थोड़ा बहुत फैक्चुअल की तरह पूछता है चीजें, पर यूपीएससी लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं और डीप थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको सब्जेक्ट को पूरा गो थ्रू होना रहता है एसएससी में। अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीजें भी करके चले जाइए तो सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेंगे। पर अभी उसमें भी स्टैटिक जीके आने लगी है तो वो भी अब कॉम्प्लिकेट कर रहा है चीजें। बट स्टिल थोड़ा डिफरेंस तो है। आप एसएससी पढ़ के यूपीएससी के लिए नहीं बैठ सकते, आपको थोड़ा बहुत तो चीजें उतना डीपली देखना पड़ेगा।
आई थिंक ये एक एक मैम ने आपको बहुत अच्छी एक सीख दे दी है। जो भी स्टूडेंट्स एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं जो ईओ या स्पेसिफिकली ईओ या ईपीएफसी को टारगेट कर रहे होंगे, थोड़ा सा एफर्ट तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं, जब आपने बात की कि आपने अपना एक स्टडी प्लान बनाया, आपने कॉमन टॉपिक्स उठाए, अब आते हैं जो टॉपिक्स जो आपको लगता हो, शायद यूपीएससी वालों को भी लगता है, जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स थे। ठीक है, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, और सोशल सिक्योरिटी के सोशल लॉस। तो आपने इन तीन टॉपिक्स को कैसे पिक किया और क्या स्ट्रेटजी अपनाई? सर शुरुआत में मैंने सिलेबस निकाल के देखा इसमें क्या क्या चीजें हैं, उसको जॉट डाउन किया मैंने। लेटर ऑन मैंने उस चीज़ों को यूट्यूब पे ढूंढने की कोशिश की कि कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, पहले मैं गो थ्रू हो जाती हूँ कि ये चीज़ें मुझे समझ में आएंगी भी या नहीं। फिर मैंने दो चार चैनल्स की वीडियोस देखी। आफ्टर दैट मुझे लगा कि शायद मुझे थोड़ा बहुत इस सब्जेक्ट में हेल्प की ज़रूरत होगी। तो लेटर ऑन जब एग्ज़ाम होने वाला था उसके एक महीने पहले मैंने एक कोर्स लिया था स्पेशली इसके लिए, जिसके वीडियोस देख के मैंने इसकी प्रिपरेशन की थी। और बाकी लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए मैंने एडू टैप और एक दो चैनल्स की जो लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस थे और शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस थे उसे देख के रिवाइज किया था। तो मतलब आपने एक क्विक स्पैन, और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला मैंने वीडियोस देखी, और तो क्या आपने जो वीडियोस देखी थी स्पेसिफिकली, मैं एडो टाइप की वीडियोस, आप कोई भी वीडियोस देखी, तो आप क्या सिलेक्टेड होके पढ़ रहे थे इन टॉपिक्स, इन स्पेसिफिक, इन तीन टॉपिक्स को ऑफ द एग्जामिनेशन, या फिर आपने सोचा था कि नहीं मुझे पूरा ही पढ़ना है, कि मैं स्पेसिफिसिटी में नहीं जाऊंगी, मैं पूरा ही डिटेल में पढ़ूंगी? तो आपका अप्रोच क्या था उसको नहीं लेके? सर, मेरे पास टाइम इतना नहीं था, बहुत लिमिटेड टाइम था। और फिर मुझे जॉब भी कंटिन्यू मैंने रखी, छुट्टी भी नहीं ली थी, तो इतना और भी टाइम नहीं था। तो मैंने लिमिटेड अप्रोच ही फॉलो किया था। मुझे पता था कि जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँ पहले, क्योंकि वहां पे मुझे तो जितना मैं ज्यादा स्कोर कर सकूँ उतना मैं स्कोर करूँ। लेटर ऑन जो ये तीन चार सब्जेक्ट्स हैं इस पे मैंने लिमिटेड पढ़ाई की थी, और ये माइंड में रखा था कि अगर मैं इसमें 50% भी स्कोर कर ले जाती हूँ तो दैट इज अ बोनस पॉइंट फॉर मी। आपने अभी जिक्र किया कि मैंने जॉब से छुट्टी भी नहीं ली और मैंने जॉब भी कंटिन्यू की, तो वैसे ही आपके जॉब सर्कल में सबको पता था कि आप इस एग्जाम को दे रही हैं, या फिर एक आपने छुपा के सरप्राइज वे में तैयारी की थी, कि बहुत छुप छुप के तैयारी की और फिर एग्जाम देने चलेगी? नहीं सर, अब गवर्नमेंट फर्म में आप जब भी किसी एग्जाम के लिए जाते हैं तो तो आपको एनओसी गवर्नमेंट को लेनी पड़ती इंटीमेट तो है। करना ही पड़ता हाँ। है, आपको एनओसी लेना पड़ता है। तो फिर इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ती है। बाकी जो फ्रेंड्स थे मेरे आसपास के उनको भी इंफॉर्मेशन थी कि मैं ऐसा कोई एग्जाम दे रही हूँ। तो छुपा के तो नहीं था, पर हाँ इतना भी नहीं था कि ऑफिस में बैठ के पढ़ाई करें और सबको बताएं कि हाँ कोई एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। पढ़ाई घर पे होती थी और कभी कभार फ्रेंड से डिस्कशन होता था इसके बारे में जरूर। अस्मिता, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, बिकॉज आपने बहुत एक बात बोली कि मैं ऑफिस टाइम में नहीं, घर घर में आके पढ़ती थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो वर्कलोड था आपका, जो ऑफिस डेली का ऑफिस लोड या वर्कलोड था, क्या वो बहुत ज़्यादा मैनेजेबल था, कि आप घर में बड़े आराम से पढ़ लेती थी, या फिर किसी किसी टाइम ये भी होता था कि टाइम ही नहीं मिलता था बिल्कुल भी पढ़ने के लिए, और आपको लगता था कि आज ब्रेक हो गया तो मुझे थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा किसी किसी दिन पे? तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती थी क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी वर्कलोड आपके पास कम होता है, कभी कभी वर्कलोड ज्यादा होता है। तो कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती थी कि मैं ऑफिस से बहुत एग्जॉस्ट होके आई हूँ और मैं जितना आउटपुट देना चाहती हूँ उतना नहीं दे पा रही। सो उस टाइम फिर अगर किसी दिन मैंने ऐसा लूप होल क्रिएट हुआ है तो सैटरडे संडे या फिर किसी और दिन में उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती थी। लाइक वीकली प्लान लेके चलती थी और टारगेट करती कि इस वीक में इतना चीजें पूरा हो जाएं। किसी डे को अगर मैं मिस करती थी तो उसको दूसरे दिन मैनेज करने की कोशिश करती थी। कभी माइंड में ये तो नहीं आया कि जिन स्टूडेंट्स के साथ मैं कंपेयर कर रही हूँ, एक तो वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी होंगे, बहुत बच्चों के माइंड में ये है कि यूपीएससी के वेटरन्स होंगे, और कोई बच्चे होंगे जो फुल टाइम एस्पिरेंट है, तो यूपीएससी की ही पूरी तैयारी करे, तो कहीं ना कहीं आपको ये तो नहीं लगा किसी टाइम पे कि शायद मेरे पास एज नहीं है वो? या फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक तो ये कि आपको लगा किस चीज पे आपको लगा कि मेरे पास एज नहीं है, और दूसरा बीइंग अ वर्किंग एस्पिरेंट, और वो भी एक सरकारी नौकरी करने वाले पर्सन, आपको क्या लगा मेरे पास क्या फायदे हैं, कि मुझे इस चीज का तो एडवांटेज है ही है? सर पहली बात तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। ऑलरेडी आई वाज वर्किंग, और मैं किसी एग्जाम को अगर दे रही हूँ तो ज्यादा से ज्यादा फेल भी हो गई तो क्या होगा। यही होगा कि 3 4 महीने जो मैंने मेहनत की है वो उस टाइम के लिए वेस्ट हो जाएगा। मेहनत वैसे भी वेस्ट नहीं होती है, किसी और एग्जाम में काम आती, पर उस टाइम के लिए वेस्ट हो जाती। तो ऐसा तो माइंड में आता था कभी कभी कि हाँ मैं यूपीएससी के स्टूडेंट के साथ compete करने जा रही हूँ, वो लोग 12 घंटे पढ़ रहे होंगे या जितना भी देर पढ़ रहे होंगे मैं उतना नहीं दे पा रही हूँ। पर फिर माइंड में ये लगता था कि
जितना कोशिश कर सकती हूँ उतना करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, फेलियर देखा जाएगा अगर कुछ होगा तो, और अगर निकल जाता है तो फिर शायद आंसर मिल जाएगा कि हाँ जॉब के साथ भी पढ़ाई की जा सकती है, 12 और 14 घंटे की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी फोकस इंक्रीज करके चीजें 5-6 घंटे में भी हो सकती है। अरे बहुत बहुत ही सही बात की इन्होंने। मतलब मुझे लगता है कि इतना, मैं हमेशा सोचता हूँ कि कहीं ना, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ऑरा ही इतना पॉजिटिव होता है ना, कि वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होते हैं कि उनको बाकी चीज़ों का स्ट्रेस ही नहीं होता। तो हाँ, सॉरी सॉरी। कोई कोई इशू नहीं है अस्मिता। तो अस्मिता, मेरा नेक्स्ट ये पॉइंट था कि जैसे हमने सब कुछ डिस्कस किया, आपका जर्नी बहुत चीज़ है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इतना देर तो देखो हम लोग ना तो हम पढ़ सकते हैं, और ना ही इतना ज्यादा रूटीन में भी, मैं बोलूँ कि रूटीन ब्रेक भी होता ही है। तो आपका इस पूरी जर्नी में आपका मोटिवेशनल पॉइंट्स क्या होता है, कि जहां से आप अपने आप को मोटिवेट करती थी, या फिर ऐसी हॉबीज करती थी जहां से आप अपने आप को रिलैक्स भी करती थी, बिकॉज आप इतने टास्क परफॉर्म कर रही हैं, तो ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो चाहिए ना। सर पहले तो फ्रेंड्स और फैमिली, लाइक मेरी सिस्टर सी इज वेरी सपोर्टिव, और फैमिली भी मेरी बहुत चिल टाइप की है। अगर मैं कभी ऐसे डिस्कस करूँ कि पढ़ाई नहीं हो रही है तो दे आर लाइक अरे कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लो, हो जाएगा। सो बाकी फ्रेंड्स भी दे आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। जब भी मैं अपने लो पॉइंट्स डिस्कस करने की कोशिश करती थी उनसे, तो दे आर ऑलवेज लाइक कि तूने इतनी ये सारी चीजें की है, इतने सारे फेजेस देखे हैं, चीजें की है, और देन ऑल्सो यू डिड इट सक्सेसफुली, तो आगे भी ऐसा होगा, डोंट वरी। सो वो सारी चीजें एक इम्पैक्ट करती थी। बाकी रही बात कि मैं इंडिविजुअली क्या करती थी, तो मुझे कभी कभी पोयम लिखने का बहुत शौक है। तो जब मैं बहुत ज्यादा लो फील करती थी या ऐसी कोई चीजें होती थी, तो आई यूजली मैं लिख लिया करती थी उसको, और जब कभी ऐसा लो फील हो तो उसको रिपीट करके पढ़ती थी। तो वो चीजें मेरे को मोटिवेट करती थी कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं हम भी चाहेंगे कि आप जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी मोटिवेट कीजिए। अगर आप अपनी कोई भी एक पोएम, किसी की भी 2 या 3 लाइनें सुना सकते हैं, तो आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। हम लोग भी, काफी लोग आपसे वहां से भी इंस्पायर हो जाएं। जरूर सर, मैंने ये शायद अभी 2-4 दिन पहले लिखी है। हाँ, 2 जनवरी को मैंने लिखी है, शायद ये ईपीएफओ का रिजल्ट आया था फर्स्ट या सेकंड को, उसी टाइम पे मैंने लिखी थी ये। तो मैं जरूर इसको सुनाना चाहूंगी। मुझे कोई सिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, माना कि बहुत कुछ अभी जिंदगी में मिला नहीं। हो सकता है कुछ प्रयास अभी मुझ में बाकी हो सकता है अभी मैंने अपना 100% दिया नहीं। अभी तो पूरा आसमान बाकी है, पाने और खोने को पूरा जहान बाकी है। हे भगवान, मुझ में कुछ उमंग रहने दो, दुनिया छूटे तो छूटे, बस कुछ संबंध रहने दो। मैं रोज थोड़ा थोड़ा करके चढ़ सकूं कुछ सीढ़ियां, मेरे दिल में इतनी आग और उसकी जलन रहने दो। मैं अपनी मौन माँ की चुप्पी पढ़ सकूं, मुझ में इतनी काबिलियत और शर्म रहने दो। मुझे नहीं मानना कि मेरे पिता अब मेरे करीब नहीं, मेरे कंधे पे उनके हाथों की ठपठपाहट का भरम रहने दो। कुछ छीनना है मुझसे तो छीन लो गुरूर मेरा, पर मेरे आंखों की शर्म रहने दो। ऐसा ना हो कि भूल जाऊं मैं अस्तित्व अपना, इसलिए उड़ान दो पर गिरने का भी वहम रहने दो। बहुत ही बढ़िया। आई थिंक आपने अपनी, जो मुझे लगता है इतने टाइम से जब आपकी जर्नी डिस्कस कर रहे थे, आपने वो उस पूरी जर्नी को अपनी भावनाओं में बहा दिया है। बहुत ही अच्छी चीज है, आप लिखते हो बहुत ही। एंड आई विश के जो आपने ये चीजें लिखी हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें भी अब आपकी जर्नी में साथ साथ में आप और लिखते रहो, और लोगों को, मुझे, मैं चाहता हूँ कि इंस्पायर करते रहो। और मुझे लग भी रहा है कि कोई ना कोई बच्चा आपका कमेंट करेगा कि मैम आपकी कविता बहुत अच्छी थी। अगर बढ़िया लगी यार, तो कमेंट कर दो कि मैम की कविता कैसी लगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि जब आप इस एग्जाम में बैठी, डी डे की बात करते हैं दोबारा। अगर मैं बात करूं ईओ एग्जामिनेशन की, तो जो लोग भी, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट थे, चाहे वो नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट थे, जितने भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखी हो या कुछ भी देखा हो, इस साल का ईओ एग्जामिनेशन वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। किसी बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या वो पूछना चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं कि ईओ ऑफिसर से। और क्या, अगर मैं बात करूं, कॉन्ट्रेरिली, एपीएफसी का पेपर जो हुआ था उसके कुछ टाइम बाद वो काफी इजी था। तो बहुत बच्चों को लगा कि यार एपीएफसी तो हो जाएगा, यो तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो आपका माइंडसेट उस टाइम पे क्या था, कि क्या आपको लग रहा था कि ये हो जाएगा, या फिर आपके दिमाग में को थॉट आने लग गया था कि चलो सरकारी नौकरी तो है, कल से जाते हैं वही नौकरी करनी पड़ेगी, कि ये तो मुझे लग नहीं रहा होगा।
एपीएफसी वाला जब पेपर दिया था मैंने, तो मुझे भी ऐसा फील हुआ था कि शायद एपीएफसी में अच्छा स्कोर कर ले जाऊं मैं ईओ के कंपैरिजन में, लेकिन उल्टा हुआ। पर हाँ, ईओ का पेपर देने के बाद मुझे ये तो लगा था कि मैंने अपनी तरफ से पेपर ठीक दिया है, पर मुझे ये नहीं पता था क्योंकि मैं इंडिविजुअली तैयारी कर रही थी किसी एक रूम में बैठ के इंटरनेट की हेल्प से, तो आपको इन्वायरमेंट का पता नहीं होता है, चैलेंजेस के बारे में नहीं पता होता है, ना ही ये पता होता है कि कंपटीशन कितना है। क्योंकि मैंने कोई मॉक नहीं अटेम्प्ट किया था ऐसा कुछ, तो मुझे नहीं पता था कि आउटसाइड कंपटीशन कितना है। तो मैं जब पेपर दे के निकली थी तो मुझे आइडिया था कि मैंने क्या किया है, पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं इन हो पाऊंगी या आउट होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में ये तो था ही, बैक ऑफ माइंड, कि मैं जहाँ कॉम्पिटिट कर रही हूँ वहां पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या दिन भर 12-13 घंटे दे रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने मेरे से बेहतर किया होगा। तो मैंने सोचा नहीं था आई विल बी इन, बट फॉर्चुनेटली चीजें पॉजिटिव रही, और एपीएफसी तो नहीं, आईपीएफसी में शायद मैं कुछ ठीक ठाक मार्क्स से नहीं इन हो पाई, 155 और समथिंग मेरे मार्क्स थे, उसमें नहीं इन हो पाई मैं, पर ईओ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई शायद, उतना कंपटीशन नहीं था जितना मैंने अपने माइंड में सोचा था। तो जब आपका रिजल्ट आया फाइनली ईओ का, तो कैसा लगा कि हाँ यार ये हो गया, और मतलब शौक लगा कि जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो गया और जिसकी उम्मीद की थी वो तो हुआ नहीं? या फिर आपने बोला कि चलो यार ये कि चलो ठीक है ये हो गया, चलो अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि आपको उस टाइम पे सीजीएल का एग्जामिनेशन भी होने वाला था कुछ ही टाइम बाद? सर रिजल्ट तो लेट आया था, तब तक सीजीएल का एग्जामिनेशन हो चुका था। अच्छा। तो जब रिजल्ट आया तो हाँ, थोड़ा सा ये शॉकिंग था कि एपीएफसी नहीं हुआ, ईओ हुआ। सो ठीक है, पर वो चीज से मैं निकल आई बाहर, और फिर ये माइंड में था कि एटलीस्ट मुझे यूपीएससी का एक पैनल फेस करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, जो मैं कहीं ना कहीं बहुत दिन से डिजायर कर रही थी। तो फिर मैं उस चीज में लग गई, और हाँ, जो भी हुआ उसकी खुशी थी। अश्मिता, आप बात करते देखिए, जब रिजल्ट आया ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि आपको एक चाह आई, उमंग आई कि मुझे अब यूपीएससी का पैनल फेस करना है। बट ईओ में सबसे बड़ा पॉइंट कहता है कि एक 1.5 ऑलमोस्ट 1.5 साल का आपको एक गैप मिला फ्रॉम योर रिजल्ट टू द फाइनल इंटरव्यू। तो आपने उस टाइम के दौरान अपने इंटरव्यू के रिगार्डिंग में बात करो तो आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी इंटरव्यू, क्योंकि आप अपने जॉब में बिजी भी होंगे काफी ज्यादा। तो आपने उस टाइम को कैसे मैनेज किया? कब आपने स्टार्ट किया कि चलो ये राइट टाइम है कि मैं अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं, या फिर आपने वेट किया कि जब आएगी डेट तभी मैं इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करूंगी? तब इनिशियल जब रिजल्ट आया था तो उस टाइम मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, क्योंकि एजम्पशन था कि शायद जल्दी ही इंटरव्यू हो जाएगा। पर उसके बाद से एक बहुत लंबा ब्रेक मिल गया, तो उस टाइम पे तो मैंने कुछ नहीं किया, बिकॉज आई वॉज बिजी। मैं अपना जॉब शिफ्ट कर रही थी, फिर मुझे अपना पूरा रेसिडेंसी करना था, चीजें शिफ्ट करनी थी, तो मैं उसमें ऑक्यूपाइड थी। बट जब डेट फिर से आया कि इस डेट को इंटरव्यू होने वाला है, तब मैंने फिर अपनी चीजें जॉट डाउन की, जो भी मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थी, जो मैंने डैफ में फिल किया था, मैंने उस पर वर्क करना शुरू किया। मैंने एज सच बहुत सारे न्यूज़पेपर और चीजें तो नहीं पढ़ी थी, पर हाँ, मेनली अपने डैफ के ऊपर वर्क किया था, जो कि मेरे ख्याल से सफिशियंट था। जैसे आपने डैफ की बात की कि मैंने अपने डैफ पे बहुत वर्क किया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो डैफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जिस स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर होता है, तो डैफ को किस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए, और किस तरह से वो जो डैफ आपने अपना बनाया था उसको आपके जो आपने मॉक इंटरव्यूज दिए, तो क्या आपको वहां से आपने कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन की, या फिर किस तरह से आपने उसी पे इतना वर्क किया, और क्या वो चीज़ आपके फाइनल इंटरव्यूज में आपको लगा कि वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपका डेफ? सर डेफ पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट चलना होता है, लाइक आपको अपने नेम से शुरुआत करनी होती है, और जितना भी आप क्वेश्चन सोच सकते हो सारे पॉइंट्स के ऊपर, उतने सारे क्वेश्चन सोच के उसका बेस्ट पॉसिबल आंसर अपनी तरफ से एक एज्यूम करके रखना होता है, कि इन केस अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उस चीज को आंसर कर सको। बट इसके साथ साथ जो जब मैंने सारे के सारे मॉक दिए थे, एक दो मॉक इंटरव्यूज के, तो मैंने उस टाइम पे वेमेन रिलेटेड इश्यूज पे ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी, पर एडू टैब का भी मॉक देते वक्त मुझे ऐसा बोला गया कि सिंस आई एम अ वर्किंग वेमेन तो आई शुड प्रिपेयर ऑन दैट टॉपिक, और वो चीज मेरे से कहीं ना कहीं पर्सनालिटी टेस्ट में पूछी भी गई। तो फिर वो एक एडिशन रहा मेरा, जो मैंने आफ्टर मॉक अपने प्रिपरेशन में ऐड किया था। और अगर मैं बात करूं जब आपको फाइनल इंटरव्यू में आपसे पूछा गया, बिकॉज मुझे मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज मैंने अभी तक काफी बच्चों से बात किया जो कि नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं। मैं आपको कि आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है,
ऑब्वियसली आपने इस जर्नी के बारे में अपने डेफ में जरूर कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा। तो आपका इंटरव्यू किस तरह का इंटरव्यू था? बहुत सटल सा इंटरव्यू चला कि बहुत ही सॉफ्ट सा इंटरव्यू चला, या फिर एक बम्बार्ड इंटरव्यू गया कि चलो शुरू हो गया कि आओ अब कोई हमें मिला है जिसके इतनी अच्छी जर्नी है कि अब इनको हर एक जगह से कुरेद कुरेद के इनसे सवाल पूछे जाते हैं? फॉर्चुनेटली जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए गई तो मेरा सबसे पहला नंबर ही था। जब शुरुआत हुई सुबह सुबह तो सबसे पहले मुझे ही भेज दिया गया। तो उनको शायद उतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली कि दूसरे लोगों को जाने फिर मुझे जाने, पहला जो जानना था उनको मुझे ही जानना था। और जो मैंने डैप फिल किया था उसमें भी मैंने अपने जॉब्स के बारे में काफी कुछ मेंशन किया था, बट आई डोंट नो क्यों, पर उनको जो पेज मिला था उस पे मेरे सिर्फ एक ही जॉब के बारे में मेंशन था। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत चीजें पूछी, तो मैंने अपनी जॉब डिस्क्राइब की, तो उन्होंने कहा अरे यार इसमें तो मेंशन ही नहीं है, तो फिर मैंने उनको ऐड करवाया कि ये फिर उन्होंने उसको ऐड किया। आफ्टर दैट हाँ, कुछ चीजें मेरे जॉब्स के ऊपर भी क्वेश्चंस थे, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस थे, कुछ लेबर लॉ फाइनेंशियल चीजों के ऊपर क्वेश्चंस थे, और कुछ जनरल ऐसी जो वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस थे। तो फिर एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, लाइक पूरे आधा घंटा 40 मिनट तक उन लोगों ने सारी चीजों के बारे में पूछा। लाइक मैंने अपने डैप में कुछ वियर्ड चीजें भी मेंशन की थी, लाइक मेरी हॉबी है लिखना और साथ में मैं मूवीज वगैरह हॉरर एलिमेंट की मूवीज देखती हूँ। लाइक मेरा हॉरर जॉनर फेवरेट है, तो वो लोग उस चीज पे भी अटक गए कि अरे यार हॉरर जॉनर की। फिर उस चीज के ऊपर डिस्कशन होने लगा। तो हाँ, इंटरेस्टिंग था, ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई पैनल बैठा हुआ है या फिर वो मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं या ग्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही ऐसा इनफॉर्मल टाइप का बातचीत चल रहा था। उन्होंने कहीं आपसे ये नहीं पूछा, क्योंकि आप इतनी सेटल्ड जॉब में थी, ठीक है, तो क्या उन्होंने आपसे पूछा कि आप स्विच क्यों करना चाहती हैं, कि आप अच्छी जगह सेटल्ड हैं? क्योंकि जनरली ये बहुत एक माइंडसेट होता है एक वर्किंग एस्पिरेंट के माइंड में कि वो आपसे डेफिनेटली पूछेंगे कि आप सेटल्ड हैं अपनी जॉब में, तो आप क्यों स्विच करना चाहते हैं? आपने प्रिपेयर किया था ये क्वेश्चन, या फिर पूछा गया आपसे? सर मैंने प्रिपेयर किया था और इसमें ऑनेस्टली जवाब देना था कि मैं बेटर कैरियर एस्पेक्ट चाहती हूँ, इसलिए अब इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने फॉर्म ही इसीलिए फिल किया था। तो मैंने यही प्रिपरेशन की थी, पर उन लोग ये पूछे कि जिस जॉब में मैं अभी वर्किंग हूँ उसका ग्रेड पे क्या है और जिसमें मैं जा रही हूँ उसका ग्रेड पे क्या है, और आई थिंक वो खुद ही आंसर अज्यूम कर लिए कि क्यों मैंने फेल किया था। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ग्रेड पे भी पता, मतलब पता होनी चाहिए कि अपनी तो पता होती है, जिस जॉब में जाते हैं उसका आई थिंक बहुत एक सटल वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन था, नॉट डायरेक्ट। इनडायरेक्टली उन्होंने आपसे पूछ ही लिया कि आप क्यों आना चाहते हैं। हाँ, ग्रेड पे लेवल उन्होंने पूछ लिया तो उनको आंसर मिल गया कि बेसिकली क्यों। अब अस्मिता, अगर हम आपके पूरे इस एक्सपीरियंस को कंक्लूड करें, मैं चाहता हूं मेरी जगह आप इस चीज को पूरा कंक्लूड करें कि जो आपकी जर्नी जहां से आपने शुरुआत की थी और जहां पे आपकी जर्नी अभी आई है, मैं ये तो नहीं कहता कि ये एक एंड है, शायद डेफिनेटली आप इससे आगे भी काफी चीजें अचीव करना चाहती होंगी और काफी चीजें अचीव करेंगी भी, ठीक है। तो अगर आप इसको सम अप करें अपनी भाषा में, अगर इसके लिए भी अगर आपके पास कोई पोएम है सम अप करने के लिए, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप अपनी एक बहुत ही अच्छा लिखती हैं आप, तो एक पोएम के थ्रू आप अगर इसको सम अप कर सके तो बहुत अच्छा होगा हम सबके लिए। सर पोएम तो नहीं, शायद मैं अभी उस चीज को जॉट डाउन करके इतना जल्दी लिख नहीं पाऊंगी, पर मैं जरूर ये चीज कहना चाहूंगी कि सर लाइफ में फेजेज आते रहते हैं। कभी कभी बहुत सारे डाउन फेजेज आते हैं और वहां पे आपको लगता है कि आपके अपनी ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, क्योंकि वी आर इंडियंस, हम इमोशनल होते हैं, फैमिलीज होती है उससे हम कनेक्टेड होते हैं, और हम अपनी सारी चीजों को अलग रख के फैमिली को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। तो हमेशा ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि फॉर फैमिली और फॉर एनी रीजंस अपने ड्रीम्स को साइडलाइन कर दिया जाए। उस टाइम पे हमें इतना वेग डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, वहां पे हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए। टाइम हर चीज का आंसर होता है। आपको कंटिन्यूअसली अपना एफर्ट पुट करना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए जरूर फैमिली को आप वक्त दीजिए, चीजों को वक्त दीजिए, और जब चीजें सेटल हो जाए तो अपनी ड्रीम्स के लिए आप जितना हार्ड वर्क पुट कर सकते हैं कोशिश करिए कि करें। हो सकता है कि अब पहले जितना 50% की जरूरत थी पुट करने की, जब चीजें वियर्ड हो जाएंगी तो 100% की जरूरत होगी, हार्डवर्क डबल हो जाएगा। लेकिन डरना नहीं है, आप हार्डवर्क पुट करते रहिए। विद गॉड ग्रेस आपने जो मेहनत की है कहीं ना कहीं आपको मिलेगी जरूर। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम अस्मिता। मुझे लग रहा है कि काफी स्टूडेंट्स ने आपने बहुत चीजें सीखी होंगी। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, काफी ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो कि शायद
नॉट यूपीएससी, कई और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, बट आप उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशनल फिगर हैं कि चलते रहो, बार बार चलते रहो और कभी भी अपने आप को एंड मत करो. सो आई थिंक ऑन दैट नोट आई रियली रियली थैंक्स यू सस्मिता फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम. एंड आई विश कि जो भी आपके और ड्रीम्स हैं या जो भी चीजें आप और अचीव करना चाहती हैं, आप वो भी अचीव करेंगी. थैंक यू सो मच सर, यहाँ पे लाइट भी चली गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। नो इश्यू थैंक अस्मिता, यू नो सो इश्यू. ओके अस्मिता मच, जी. थैंक यू। ओके. आई होप अस्मिता आपको मजा आया होगा, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, मतलब जो भी आपके माइंड में होगा. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट कि आपके सारे पॉइंट्स जो आपके माइंड में हैं वो आपको मजा आया. मैं अल्टीमेटली मेरा मन यही है कि आपको मजा आया होगा अपनी सक्सेस स्टोरी देने में. यस सर, इट वाज रियली नाइस। हमेशा ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती है कि आप अपनी चीजों को शेयर करके किसी और को इंस्पायर कर पाओ, क्योंकि कभी आपको पता नहीं होता है कि आपकी छोटी सी चीज किसी और को कितना मोटिवेशन दे जाती है। और कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ? मैंने तो वैसे ही कोशिश किया कि कुछ ना मिस हो, बट आई होप नहीं हुआ होगा. नहीं नहीं सर, इट्स ऑल ऑल। चलो, थैंक्स अ लॉट अस्मिता, थैंक्स अ लॉट. ओके, थैंक यू। ओके.